हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सार्क के बारे में जाना था। आज हम लोग इसी कंटिन्यू करते हुए आसियान को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कौन? आसियान। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ, इसका जो सचिवालय बना हुआ है, मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, और इसका वर्तमान महासचिव कौन है, कौन सा सम्मेलन हुआ, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इसको सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसका सीधा फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो अपन को याद रखना चाहिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ये अपन को याद होना चाहिए बिल्कुल। क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, नेशंस। ये क्या? आसियान का फुल फॉर्म है। इसकी अब अपन पढ़ेंगे इसकी स्थापना वगैरह कब हुई, ये देखते हैं। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्व लिख देता हूं मैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। हिंदी में पूछ ले पूरा नाम, तुमको याद रखना, दोनों ही रखना है, इंग्लिश में हिंदी में। कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। ये तो इसके पूरे नाम की बात होगी क्या है। अब इसका जो कैसा संगठन है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें देखते हैं हम। पहली बार जो आसियान जो संगठन है वो कैसा है? असैनिक, मतलब इसमें सैनिक का वो नहीं है, रोल नहीं है कि सैनिक व्यवस्था होगी जो होगी, ऐसा कुछ नहीं। असैनिक कैसा संगठन है ये? असैनिक आर्थिकता संरक्षित, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र अपना ये आसैनिक मतलब कोई सैनिक का इसमें कोई रोल नहीं कि सैनिक व्यवस्था ऐसी हो कि सभी देश हैं, जितने भी इसमें सदस्य देश हैं, कि वो अपनी अपनी सैनिक व्यवस्था करना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ओनली इकोनॉमिक मतलब आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में बताएगा कि इनके जो उन्नयन करेंगे वो अर्थव्यवस्था के लिए और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए पारस्परिक सहयोग की भावना से मिलकर आपसी संगठन को आपसी बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे और आसानिक तरीके से विवादों को सुलझाएंगे या सुलझाने का कार्य करेंगे। ठीक है। अपन देखते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर इसका उद्देश्य क्या है आसियान के, क्यों इसकी संगठन की आवश्यकता पड़ी कि भैया कि संगठन बनना चाहिए। दो या दो से अधिक देश मिल रहे हैं, इसमें 10 देश हैं अभी, इसके वर्तमान में जो सदस्य देश है वो 10 है। तो अपन इसको पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है ये अपन को याद रखना चाहिए। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? 8 अगस्त 1968 को। इसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। वर्तमान में अभी इसमें 10 देश हैं, सदस्य देश। वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। इसकी जो घोषणा, ये स्थापना हुई कौन सी ये घोषणा हुई थी? बैंकॉक घोषणा, याद रखना अपन को। बैंकॉक घोषणा, जो बैंकॉक घोषणा, इसी की घोषणा में इसकी स्थापना की बात करी थी। इसकी स्थापना किसके माध्यम से हुई? तो बैंकॉक घोषणा हुई जो हुई थी, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 10। इसका जो सचिवालय का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता में। सचिवालय हेडक्वार्टर पूछे ना तो कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है।
सॉरी इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी इंडोनेशिया जकार्ता। अपन को याद रखना कि इंडोनेशिया का शहर है जकार्ता। इंडोनेशिया, ठीक है। इसका ये सचिवालय है। अब अपन देख रहे हैं इसका जो आदर्श वाक्य, एक आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या है इसका, कहीं पूछ ले वो कि भाई इसका जो आसियान है इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका जो आदर्श वाक्य, एक नजरिया, एक नजरिया, एक पहचान, एक समुदाय। एक पहचान, एक समुदाय। आदर्श वाक्य क्या है, एक नजरिया है, एक पहचान, एक समुदाय, इसका जो आदर्श वाक्य है। तो अपन ने इसकी स्थापना देखी, किस घोषणा के तहत वो देखा, वर्तमान सदस्य कितने, सचिवालय कहाँ है, वो आदर्श वाक्य क्या है, ये सब चीज़ें देखिए। जो इसकी वर्तमान महासचिव है उनका भी नाम भी देख लो, सचिवालय में जो बैठते हैं। महासचिव कौन है, महासचिव अभी वर्तमान में जो महासचिव है उनका नाम है काओ किम हॉर्न। काओ वर्तमान में अभी कौन है, इसके महासचिव काओ किम हॉर्न। तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका ये भी पूछ सकते हैं जो वर्तमान महासचिव है वो कौन है। तो आपको याद रखना चाहिए काओ किम हॉर्न इसके वर्तमान के महासचिव हैं। इसकी जो जब संस्थापक सदस्य बोलते हैं इनकी स्थापना की गई थी उस समय सदस्य कौन कौन थे वो भी देख लेते हैं अपन, कहीं पूछ ले कि इसके जो संस्थापक सदस्य कौन कौन से। तो इसको हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है फिशमैट, याद होना चाहिए इसको, फिशमैट। तो इससे अपन को याद आएंगे एम का मतलब है दोनों का एक ही है, एफ का आई एस और टी और एम ए, ये सबका एक एक मतलब है, ठीक है। ये इसका दो मत समझना, इसका एक ही है। तो अपन को ये एफ का मतलब है फिलीपींस, फिलीपींस ये हो गया अपना एफ का। जो एस आई का मतलब है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया। जो एस है वो क्या है, सिंगापुर है, सिंगापुर हो गया। इसके बाद देखते जी एम ए का मतलब मलेशिया, ये पूरा एक है। एम ए का मतलब है मलेशिया और टी का मतलब है थाईलैंड, टी का मतलब है थाईलैंड। ये 5 संस्थापक देश हैं, इनके संस्थापक जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 5 है। कौन कौन सा है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है और थाईलैंड है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं फिशमैट, ठीक है। इनको याद रखा सकता है कैसे, फिशमैट। अब इसके बाद अभी वर्तमान कितने 10 सदस्य हैं, तो इसके बाद 5 सदस्य और कौन कौन से हैं, ये तो संस्थापक हो गए। वर्तमान में जो 10 सदस्य हैं, कितने 10 सदस्य हैं, तो इसमें से 5 तो ये होंगे और प्लस 5 कौन से होंगे उनको भी देखते हैं अपन जो इसमें शामिल हैं। ब्रुनेई हो गया, लाओस हो गया, ब्रुनेई है, लाओस है, वियतनाम कंबोडिया में हमारे, वियतनाम है, म्यांमार है, कंबोडिया, लास्ट जो कौन सा है, कंबोडिया जो अभी शामिल होने वाला, इसमें जो लेटेस्ट कंट्री है शामिल होने वाली वो ये कंबोडिया है। और इसको जो शामिल किया गया था वो कब बनाया जाए,
ये 10वां सदस्य बना था, 10वां जो सदस्य बना था वो कब बना था? 1999 में। उसके बाद अभी तो कोई सदस्य नहीं बना इसका। 1999 में कम्बोडिया इसमें शामिल किया गया था। कब? 1999 में, जो इसका 10वां सदस्य था। अपन को याद रखना है कि अभी जो नया सदस्य देश शामिल होने वाला वो यही है। वो कब हुआ था? 1999 में, याद रखो। ये 10वां सदस्य देश था। कौन सा? कम्बोडिया। अभी इसमें एक शामिल चल रहा है कि इसका एक सदस्य 11वां सदस्य होने की चल रहा है। अभी तो नहीं हुआ है, तो इसलिए एक बार चेक कर लेना कहीं हो गया हो, कहीं करंट में पढ़ मिल जाए, पढ़ने की हो जाए शामिल, उसका चल रहा है। तो अपन को ये 10 सदस्य देश हैं, इसमें से बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संस्थापक सदस्य देश कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। संस्थापक जो सदस्य देश है उसमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। वर्तमान में जो भी हाल ही में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा था? हाल ही में मतलब 1999 में किया गया था उस समय। वो हाल ही में इसलिए क्योंकि उसके बाद कोई नया देश में शामिल नहीं हुआ, इसलिए बोल सकते हैं। इसका जो 10वां सदस्य देश है वो कौन सा है, अपन को याद रखना है। अब अपन देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं इसके उद्देश्य या फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य के बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना। क्या है कि पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग, आर्थिक विकास। दक्षिण पूर्व एशिया जितने सदस्य देश हैं उसमें आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास। अब विकास कैसे होगा? सहयोग के माध्यम से। कौन सा? पारस्परिक सहयोग के माध्यम से का विकास किया जा सकता है पूरे सदस्य देशों में। उसके बाद इसमें जो तकनीकी प्रोवाइड करवाना है इनको, मतलब जो इसमें जो 10 सदस्य इसमें जो भी विकसित या विकासशील देश हैं अच्छे, मतलब इन सभी देशों में उन उच्च स्तर पर, शीर्ष स्तर पर हैं, तो उनके द्वारा इनको तकनीकी प्रोवाइड करवाई जाएगी, रोजगार सृजन के लिए भी कार्य किए जाएंगे, ये सब चीज़ें किए जाएंगे। तो यहाँ कौन सा देखते हैं? तकनीकी प्रोवाइड, तकनीकी प्रदान करवाना। जो अल्प विकसित देश हैं उनको तकनीकी प्रदान करना है, रोजगार सृजन के कार्य करना है कि रोजगार सृजन कैसे कैसे हो, ये सब चीज़ें। सदस्य देशों के बीच विकास की गति तीव्र करना है, सदस्य देशों के बीच विकास की गति तीव्र करना है, ठीक है। विकास की गति तीव्र करना है। सदस्य देशों के बीच संप्रभुता, अखंडता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखना है। सदस्य देशों के बीच में, सदस्य देशों के बीच में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना है। इनको ये काम ये करना है। इसके बाद अपन देख सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थापित तो हो ही गया। सदस्य देशों के बीच जो सदस्य देश हैं उनके उद्योग, कृषि के उन्नयन के लिए विकास करना है, ठीक है। क्या के लिए? सदस्य देशों के बीच में कृषि हो गया, उद्योग हो गए, इन सब के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी कराना या फिर तकनीकी हस्तांतरण करना, तकनीकी हस्तांतरण करना। ये सभी चीज़ें इनके उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। जो सदस्य देश हैं वो आपसे बैठकर इन सभी चीज़ों के ऊपर वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे कि वहाँ के रोजगार सृजन हो सके, आर्थिक व्यवस्था का विकास हो सके, वहाँ उनकी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, वहाँ जो अल्प विकसित देश हैं वो विकासशील के देश में कन्वर्ट हो सकें, परिवर्तित हो सके। वो कैसे होंगे? जब सभी लोग सहयोग करेंगे तो उनको गति प्रदान करेंगे, और गति प्रदान करेंगे तो
उसमें आने की मतलब जो उनके शीर्ष स्तर में विकासशील देश की हमें कवर करेंगे, विकासशील देश में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश कब आ ही जाएंगे जब सभी लोग सहयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें सदस्य देशों के बीच में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना है, सदस्य देशों के बीच की विकास की गति को तीव्र करना है, दक्षिण पूर्व एशिया में पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना है, ये सभी चीज़ों में उनके जीवन स्तर का उन्नयन करना है, ये सभी चीज़ें आती हैं, इनके उद्देश्य होगा। अब कुछ इनके पॉइंट देखते हैं अपने से कि आसियान सदस्य देशों की कुल जनसंख्या कितनी है। आसियान जो सदस्य देशों की जनसंख्या कितनी है, या फिर विश्व की जनसंख्या कितना % है, तो ये 650 मिलियन जनसंख्या कितनी है, 650 मिलियन जनसंख्या है आसियान सदस्य देशों की, 650 मिलियन जो कि कितना विश्व की जनसंख्या कितना % है, विश्व की जनसंख्या का कितना % है, 8.8 ये होगी जनसंख्या। आसियान सदस्य देशों की कुल जनसंख्या कितनी है, 650 मिलियन के लगभग है, और विश्व की जनसंख्या कितना % है, तो 8.8% जनसंख्या है। इसके बाद इनकी देखते हैं कि इनकी यहाँ जो क्षेत्रीय कितना है, क्षेत्रफल कितना है, विश्व की जनसंख्या का क्षेत्रफल कितना है, तो ये सब चीज़ देखेंगे। ये अपने जनसंख्या देख लिया, इसका क्षेत्रफल देखेंगे कि वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है और विश्व की जनसंख्या कितना है। इसका जो क्षेत्रफल है सदस्य देशों का, .46 मिलियन वर्ग किलोमीटर, इनका ये कितना क्षेत्रफल है, सदस्य देशों का क्षेत्रफल कितना है, 4.46 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये आसियान सदस्य देशों का क्षेत्रफल है। इनकी जो जीडीपी है सदस्य देशों की, जीडीपी कितनी है, 2.8 ट्रिलियन डॉलर। कौन सा डॉलर, ये अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर है, कितनी है, 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी जनसंख्या अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है। जीडीपी जो सदस्य देशों की जीडीपी कितनी है, 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद इसके कुछ संगठन है इसके तहत बनाए गए, उनको देखते संगठन बोल सकते हैं, क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं कुछ खुले हैं, संगठन भी बने हैं, तो उनको देखेंगे अपन। तो उसमें भारत की हिस्सेदारी क्या है, कब इसका वो क्या हुआ, ये सब चीज़ें देखना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ASEAN +3 इसका मतलब क्या है, ASEAN +3 का मतलब ये है कि जो आसियान के जो सदस्य देश हैं कितने हैं, आप मान के चलो कि आसियान के 10 सदस्य देश हैं वर्तमान में, तो वो तो काउंट होंगे, +3 और होंगे, तो कितने आसियान के सदस्य कितने हैं और +3, तो इसका मतलब है तो आसियान के 10 तो वो जो हैं पढ़े अपन ने वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो 3 में हैं, 3 में कौन कौन है, चीन हो गया, जापान हो गया और इंडोनेशिया हो गया। चीन, जापान, इंडोनेशिया, तो क्या है ये ASEAN +3 है। जब इसका गठन किया गया तो वो कब की गई थी स्थापना, इसका गठन किया गया तो क्या था, गठन कब किया गया, 1997।
तो हम लोग को याद रखना है कि आसियान प्लस 3 एक संस्था है इसकी, इसके अंदर एक संगठन है जिसमें जो आसियान सदस्य देश तो रहेंगे ही, इसलिए इसका नाम बोला गया कि आसियान प्लस 3, मतलब आसियान के 10 सदस्य तो हैं, उसके अलावा इसमें 3 देश और शामिल हैं, तो ये मतलब प्लस 3 में कौन कौन से हैं, तो 3 में कौन से हैं, चीन आ गया, जापान आ गया और इंडोनेशिया का। इसकी स्थापना या गठन कब किया गया, 1997 में। तो याद रखना है अपन को आसियान प्लस 3 नहीं पूछ लें। इसके बाद देखते हैं ADMM प्लस बैठक के नाम से है ये, ADMM प्लस बैठक। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है जी, ADMM का पहले फुल फॉर्म क्या है, ये ADMM है क्या, इसका गठन क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं अपन, ADMM का जो देखते हैं का आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। ADM का फुल फॉर्म क्या है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो याद रखना आपको ADM का ये फुल फॉर्म है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। तो इसमें ये है कि आसियान के देश तो शामिल रहेंगे ही, आसियान के जितने 10 देश थे वो तो रहेंगे, उसके अलावा इसमें कुछ देश और शामिल किए गए, उनको देखते हैं अपन कौन कौन से हैं किए गए। इसको अपन मिटा देते फुल फॉर्म इसका। आसियान के 10 सदस्य तो शामिल हैं ही, ये प्लस जो है वो अलग हैं, वो कितने देश हैं अपन को देखते हैं। इसमें जो शामिल हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन हो गया, जापान हो गया, रूसी संधि, रूस हो गया, रूसिया वो USS था उस समय जो था वो हो गया, USA हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये इसमें और शामिल किए गए। तो इनको याद रखना कि भारत इसका सदस्य देश है, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ADMM प्लस बैठक है, इसमें भारत इसका सदस्य देश है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अपन को ये याद रखना है, इसकी जो स्थापना की गई थी या गठन किया गया तो 12 अक्टूबर 2010 में, 12 अक्टूबर 2010। तो अपन को याद रखना है इसका गठन कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2010 में किया गया था। इसका सदस्य देश भारत भी है, इसलिए अपन को याद रखना है कि पूछ लें कि ADMM प्लस बैठक में भारत या इसकी स्थापना कब की, याद रखना वो है कि इसका भारत सदस्य है कि नहीं। तो अपन को याद रखना है बिल्कुल है, भारत इसका सदस्य देश है। इसके बाद देखते हैं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, एक वो भी संस्था है, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, याद रखना पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था गठन, 2005 में। इसे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का जो गठन किया गया वो कब किया गया था, गठन इसका 2005 में किया गया था। अब इसके जो सदस्य देश कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। इसके सदस्य देश, इसके सदस्य देश वही रहेंगे कि आसियान के तो रहेंगे ही सदस्य देश। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा, भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, USA हो गया, दक्षिण कोरिया के बाद USA, न्यूजीलैंड भी इसका, न्यूजीलैंड।
तो ये इसके सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, यूएसए और न्यूजीलैंड। तो अपन को याद रखना है कि इसका भी भारत सदस्य देश है। आएगा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, इसका गठन कब किया गया, तो ये 2005 में किया गया था। इतना अपन को याद रखना है ये सब चीज़। इसके बाद देखते हैं RCEP, एक शॉर्ट फॉर्म में RCEP, ये भी एक शिखर सम्मेलन, एक संगठन है RCEP। इसका फुल फॉर्म देखेंगे पहले क्या है। RCEP तो आर का मतलब है रीजनल कॉम्प्रेंसिंग, ये हो गया रीजनल। सी का जो है कॉम्प्रेंसिंग, इसकी देख कॉम्प्रेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रेंसिव याद रखना अपन को। इसका जो सी का मतलब है कॉम्प्रेंसिव, इकोनॉमिक और पार्टनरशिप। ई का मतलब है इकोनॉमिक, पी का मतलब है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है। तो हम लोग इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि RCEP क्या है, तो रीजनल कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक और पार्टनरशिप है, ठीक है। अब इसका जो गठन है वो कब किया गया, ये सब चीज़ देखते हैं। इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2022, गठन किया गया 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को इसका गठन किया गया। इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 10+5, मतलब 10 का मतलब वही है कि आसियान के जो 10 है 10 सदस्य वो तो रहेंगे ही, आसियान के जो 10 सदस्य हैं वो तो रहेंगे, उसके अलावा 5 और शामिल किए गए इसमें। इसका गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2022 में। RCEP जो है इसमें जो सदस्य देश हैं इसके कितने, 10+5, 10 का जो आसियान के जो सदस्य देश हैं 10 वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा 5 इसमें और शामिल किए गए हैं। वो 5 कौन कौन से अपन उनको देखेंगे। चीन, जापान जो 5 हैं, चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये 5 शामिल किए हैं, कौन कौन से, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। RCEP इसमें सदस्य कितने, 15 होगा टोटल, 10+5। तो हमको याद रखना है सब चीज़ें। ये तो इसकी जो संस्था हैं इसके अंतर्गत जो आती हैं वो। इसके बाद अपन देखते हैं क्या भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं, संबंध है, कब भारत ने सदस्यता ली थी, इसकी कौन से इसमें सदस्य है कि नहीं है। इसका जो सदस्य तो नहीं है भारत, लेकिन इसकी जो वार्तालाप होती है उसमें बैठक में भाग लेता है। उसका कब इसे स्टार्ट किया भारत ने, कब इसको शामिल किया गया, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अपन देखते हैं इसके भारत तथा आसियान के संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में 1990 के दशक से ही पूर्व की ओर देखो नीति का पालन किया जा रहा है। कौन सी है, एक नीति थी पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर मतलब देखने का मतलब है जो आसियान के सदस्य देश हैं वो पूरे कहाँ हैं, तो आसियान मतलब पूर्व वाले जो देश हैं उसको दक्षिण में जो दक्षिण पूर्व में जो देश हैं उनको शामिल इसमें किया गया है। तो उनकी ओर देखो, पूर्व की ओर देखो मतलब भारत से बोला गया कि पूर्व की ओर देखो। तो भारत ने एक नीति स्टार्ट की है पूर्व की ओर देखो, कब की है, 1990 के दशक में जो शामिल किया था कि पूर्व की ओर देखो। तो 1990 के दशक में भारत ने नीति चालू करी थी पूर्व की ओर देखो, ठीक है। इसके बाद 23 जुलाई 1996 को आसियान द्वारा भारत को पूर्व वार्ताकार सदस्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। पूर्व वार्ताकार का दर्जा मिला था, कब मिला था,
23 जुलाई 1996 को भारत को कौन सा दर्जा दिया गया था? पूर्व वार्ताकार का, आसियान द्वारा। दर्जे प्रदान किया गया था। कब? 23 जुलाई 1996 को आसियान द्वारा भारत को पूर्व वार्ताकार का दर्जा प्रदान किया गया था। ये अपने को याद रखना है। इसके बाद बस 1996 में भारत जो ARF मतलब जिसकी जो आसियान सम्मेलन किया जाता था, कौन सा? आसियान रीजनल फोरम की मंच की स्थापना की गई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच, इसको बोलते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। तो उसका भी भारत सदस्य कब बना था? 1996 में। ARF, आसियान रीजनल फोरम। तो हम लोग याद रखना कि आसियान रीजनल फोरम, तो इसका मतलब होता है कि जो आसियान रीजनल क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच, इसके जो स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना 1996 में भारत इसका सदस्य जरूर बना था। कब? 1996 में भारत को इसका सदस्य बना लिया गया था। भारत कब सदस्य बना? 1996 में भारत सदस्य बना था। ये अपन को याद रखना है बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि जो आसियान में जो ARF का सदस्य भारत कब बना था, तो अपन को याद रखना चाहिए 1996 में। कि ARF का फुल फॉर्म क्या है या हिंदी में पूछ सकते हैं इसका क्या है। तो ये इससे ज़्यादा फैक्ट इसमें कुछ नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि आसियान जो ARF है इसका भारत 1996 में सदस्य बना था। दो 2002 से, बिल्कुल कब से? 2002 से प्रतिवर्ष भारत आसियान की बैठक की जा रही है, सम्मेलन किया जा रहा है। 2002 से भारत आसियान का प्रतिवर्ष सम्मेलन किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। कब? 2002 से भारत आसियान का प्रतिवर्ष सम्मेलन किया जाता है। पूछ सकते हैं कि भारत आसियान का जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है वो कब से प्रारंभ किया गया? तो याद रखना है 2002 से। ये छोटे मोटे फैक्ट हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है भारत की दृष्टि से। वो अपने शामिल किया गया, अलग से शामिल किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत से जो रिलेटेड हो, आसियान में भारत से जो रिलेटेड भूमिका रही हो उसके बारे में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कि जो भारत ने आसियान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 13 अगस्त 2009 को। काय पर हस्ताक्षर किए थे? जो मुक्त व्यापार किया जा रहा है इनके बीच में, आसियान के बीच में, भारत के बीच में जो मुक्त व्यापार होता है वो कब से? 13 अगस्त 2009 से किया जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो स्वतंत्र व्यापार समझौता, कौन सा समझौता है? स्वतंत्र व्यापार समझौता। तो हमको याद रखना है जो स्वतंत्र व्यापार समझौता 13 अगस्त 2009 से प्रभाव में आया। तो ये अपन को याद रखना है कि भारत ने आसियान के द्वारा जो स्वतंत्र व्यापार समझौता की नीति अपनाई वो कब से? 13 अगस्त 2009 से। इसके माध्यम से अब तक लगभग दोनों के बीच में 4000 वस्तुओं के, कितने? 4000 वस्तुओं के जो शुल्क मुक्त किए गए। इसके तहत ही कितनी?
दोनों के बीच में 4000 वस्तुओं के, भारत के द्वारा 4000 वस्तुओं के शुल्क मुक्त किए गए आयात के। इसी के माध्यम से, ठीक है। तो हमको ये भी याद रखना है कि ये आया, इसके तहत भारत और आसियान के बीच में जो आयात हुआ है वो कितनी 4000 वस्तुओं के शुल्क मुक्त किए गए, शुल्क मुक्त किए गए। वर्तमान में एक पॉइंट ये भी, वर्तमान में भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा देश है। वर्तमान जो भारत है आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। कौन से नंबर का? चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। अपने यहाँ जो 69वां जो गणतंत्र दिवस था उसमें अपने आसियान के जो सदस्य उनको सभी को अपने आमंत्रित किया था कि भाई अपने यहाँ जो 69वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय आसियान के जितने सदस्य थे उनको सभी को आमंत्रित किया गया था कि तुम्हारा यहाँ हो, जब हमारे यहाँ शपथ समारोह या फिर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो उसमें तुम शामिल हो। उसके बाद कोविड-19 में आसियान रिस्पॉन्स फंड की स्थापना की गई थी। आसियान के लिए आसियान रिस्पॉन्स फंड के माध्यम से भारत ने उसको कोविड-19 में सहायता प्रदान की है, ठीक है। तो इसी तरह भारत ने बिल्कुल तत्परता है कि आसियान जो सदस्य देश हैं उनको हम अपने कैसे इसको हम लाभ पहुंचा सकते हैं, कैसे इनकी अर्थव्यवस्था उन्नयन कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को जीवन स्तर ऊपर कर सकते हैं, कैसे इनकी अर्थव्यवस्था की जो है जीडीपी में वृद्धि कर सकते हैं, इनके यहाँ रोजगार सृजन कैसे हो, इन सभी के लिए बिल्कुल समय समय पर कृषि के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, बिल्कुल अपने यहाँ से तकनीकी प्रोवाइड करवाई जा रही है, समय समय उनको प्रशिक्षण दिया है। ये सब चीज़ें भारत द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसके इसलिए करवाया जा रहा है जैसे कि आसियान जो सदस्य देश हैं वो उन्नति की ओर अग्रसर हो, उसमें जो भी कमी है वो दूर हो। अब इसकी जो कुछ महत्व देखते हैं, इनकी महत्व क्या है आसियान का, 2-3 पॉइंट देखते हैं कि आसियान का जो महत्व क्या है। अपन ने सब चीज़ें पढ़ी हैं तो इससे ही समझ में आता है कि महत्व इसका कायम है। पहली बात तो क्या है, ये दुनिया की सबसे सादे बड़ी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे बड़ी 7वीं अर्थव्यवस्था है और इसको लक्ष्य रखा है कि 2050 तक चौथी करना है, चौथे नंबर पे लाना है। 2050 तक कितनी? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करना है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करना है। एक तो इसका जो हो गया, ठीक है। अभी कौन सी वर्तमान में इसका 7वां स्थान है और 2050 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम कौन सी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कर लेंगे। इनका ये मानना, इन्होंने लक्ष्य रखा है। देखो कितना पा पाते हैं। चीन और भारत के बाद चीन हुआ भारत के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी श्रम शक्ति है, तीसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति उपलब्ध है। तीसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति उपलब्ध है भारत और चीन के बाद। आसियान की कुल जनसंख्या लगभग 655 मिलियन है। कितनी है? 655 मिलियन जो जनसंख्या कितनी हमने पढ़ा था, कितनी है इनकी जनसंख्या? 655 मिलियन।
कुल जनसंख्या कितनी 655 मिलियन है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग कितनी 8.5% है। विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? लगभग 8.5%। तो ये अपने को याद रखना है कि 8.5% है। तो इनके ये तीन महत्व समझ में आया कि पहले तो ये 7वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की 2050 तक लक्ष्य रखा है कि 4थे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इसके बाद देखा अपन ने कि चीन और भारत के बाद तीसरे सबसे बड़ी इसके बाद श्रम शक्ति उपलब्ध है। कौन सी श्रम शक्ति सबसे ज़्यादा उपलब्ध किसके पास है? इसके बाद किसके? चीन और भारत के बाद विश्व की तीसरे नंबर पर आती है इसकी श्रम शक्ति। उसके बाद देख सकते हैं अपन ने देखा कुल जनसंख्या जो कितनी है 655 मिलियन है। 655 मिलियन जो कि विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? 8.5% है। आसियान के अंतर्गत अपन को इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बस इतना जो मैंने डेटा दिया है आप इसको ही पढ़ लो, बार बार रिवाइज कर लेना, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। और इसका जो करंट का मैंने अध्यक्ष ही बताया कौन सा है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है कि जो आसियान के अंतर्गत जितना क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना मटेरियल है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हमारा मानना है। और इसको ही अपन को बार बार पढ़ना है कि ज़्यादा चीज़ों के चक्कर नहीं पढ़ना है कि इसमें कि वो अभी उसने निकाली है बुक अपने IAS निमाड़ की बुक देखो 6वीं यूनिट कितनी बड़ी है कि अपन उसको रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। पढ़ने का मतलब क्या है? जब तक पढ़ने का मतलब तब तक नहीं जब तक उसका रिवाइज ना हो पाए। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ो तो ये सोच समझ कर पढ़ना है कि हम इसका रिवाइज कर लेंगे कि नहीं। अपन को नया तभी उठाना है जिसका हम रिवाइज कर सकें। और जहाँ तक अभी अगर डेट बढ़ी है तो समय मिल जाएगा आपको अच्छे से भरपूर मात्रा में, तो आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो, तीसरी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आसियान के अंदर अपने इतना पढ़ा। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना वो G20 का है। तो इसके बाद फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो अपने सिलेबस में 3 दिए हैं, सार्क दिया था, आसियान, और इसका जो बच्चा है वो कौन सा अपना जो है वो है G20 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अपन मिलते हैं कल इसी टाइम। ओके, थैंक यू।